अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद आपको कह रहे हैं। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक और मंडे को आपसे मुलाकात होती है डॉक्टर एजाज कुरैशी के साथ। आपका खैर मकदम करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही सूदिंग गुजरा होगा। और ये भी हमारी अल्लाह से दुआ है और आपके लिए ये ख़ास विशेज़ हैं कि ये जो हमारा वीक जिसका आगाज़ हो रहा है ये भी आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। सो आज के प्रोग्राम में जहाँ पे हम दूसरी बातें करेंगे वहाँ पे मेरा ख्याल है कि फ़ोन हमें मिल जाएगा अरसलान। तो आप लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है 0300 8420270। इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये सिलसिला हम थोड़ी देर में शुरू करेंगे। आज मेरा ख्याल है कि 12 तारीख है या 11 है, 11 तारीख है। तो दिसंबर की 11 तारीख लाहौर का मौसम जो है वो कदरे थोड़ा सा तब्दील हो रहा है। और आज मुझे अभी जो है बता रहे थे, क्या नाम है यार, नाम हसान जो है बड़े अच्छे शायर भी हैं। मतलब निस्बत इनकी ऐसी है मगर ख़ुद मैंने इनको शायरी कभी इनकी सुनी नहीं है। तो हसान बता रहे थे कि आज जो है ये बारिश में बहुत भीगते रहे हैं। किसी का हाथ पकड़ के ये रेस कोर्स पार्क में जा रहे थे और वहाँ पे जो है भीगते रहे। आप भी आगे थोड़ा सा आ जाएं। मैं वो माइंस तो नहीं लगाई हुई जो वो कौन सी होती हैं, उनको क्या कहते हैं जो फट जाती हैं, हाँ लैंड माइंस जो हैं, खुदा ना खास्ता तो नहीं है जहाँ पे हम आ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता चुका हूँ मगर यार ये चल नहीं रहा। ये आपने मुझे पकड़ा तो दिया है मगर ये फ़ोन जो है इसको मेरा ख्याल है स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से ये दबा के रखो। ले जी, ये मैंने दबा के रखा है। और यार ये सॉरी मेरा तो कहना नहीं मानता, ये आप देखें। तो नाजरीन, हम ये बात कर रहे थे कि आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। बारिश की वजह से मौसम भी बहुत ही लाहौर का बेहतर हो रहा है मगर इसके बावजूद वो सर्दी नहीं है जो कि दीगर इलाकों में कैसे आपने किया जो मुझसे नहीं, इसको दबाने से निचले से चल पड़ा है। तो नंबर आप जो है ऑन है, गेम भी ऑन है, प्रोग्राम भी ऑन है, आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा वाक़या है आई एम सॉरी, एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बादशाह सलामत थे और बादशाह सलामत का ये मसला था कि वो खुश नहीं रहते थे। तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में बादशाह थे, वज़ीर बा तदबीर हुआ करते थे। तो अभी भी एक काबीना होती है, एक कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट होती है जिसमें बहुत से वज़ीर होते हैं। कुछ अच्छे मशवरे देते हैं, कुछ ढंग के मशवरे देते हैं, कुछ बुरे मशवरे भी दे देते हैं। तो ये जो वज़ीर बातदबीर थे उनसे बादशाह ने कहा कि क्या वजह है, मेरे जो मुलाजमीन हैं उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो बड़े खुश रहते हैं और मैं बादशाह होने के बावजूद इतना खुश नहीं रहता। तो वज़ीर ने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कई मर्तबा हम खुश क्यों नहीं रहते। बादशाह ने कहा कि बताओ क्या मैं करूं जिसकी वजह से मुझे पता चल जाए। तो उन्होंने कहा एक सुराही लीजिए। सुराही जो है उसमें 99 सिक्के गोल्ड के डाल दीजिए और वो सुराही जो है हमारा कोई भी मुलाजिम जो है दरबार में जो आता है, दरबारी, उसके घर के दहलीज पर रख दीजिए, चौखट पर रख दीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए सुराही के ऊपर 100 सोने के सिक्के और वहाँ पे पहुँचा दीजिए बादशाह की तरफ से 100 सोने के सिक्के। और वो जब वहाँ पे रखी गई और किसी ने नॉक किया और ख़ुद छुप गया तो वो बाहर आया घर से और उसने सुराही उठाई, अंदर घर के गया, सुराही जाके खोली, उसको जिस तरह से भी सिक्के निकाले, काउंटिंग शुरू की तो 99 निकले। तो ऊपर उसने देखा सुराही के 100 लिखा हुआ है। अब वो परेशान हो गया, अपने बीवी को कहा, बच्चों को कहा कि भाई जाओ तलाश करो। रात का वक्त था, अंधेरा था और रोशनी इतनी थी नहीं। उन्होंने बहुत तलाश किया मगर कहीं पे भी 100वां सिक्का गोल्ड का नहीं मिला, सोने का सिक्का नहीं मिला। तो सारी रात वो इसी तगो-दो में, सारी रात इसी परेशानी में कि सिक्का मिल जाए वो ढूंढते रहे मगर सिक्का था कि वो मिल के नहीं दिया। और
इसी तरह से रात गुजर गई, उसने अपने बीवी बच्चों को भी कोसा, बुरा भला कहा कि तुम इतना भी नहीं कर सकते कि एक सिक्का ही ढूंढ लेते। आखिर सुबह हुई, सुबह के वक्त वो अपनी रात की नींद जो है वो बर्बाद करके कभी सब्र करता, कभी बीवी बच्चों को कोसता, कभी अपनी किस्मत को कोसता, कभी वो ये महसूस करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और रात भर वो सो नहीं सका। और इस तरह से वो सुबह दरबार में बादशाह के उधर जहाँ पे वो काम करता था अपनी काम की जगह पे आया, तो रात भर न सोने की वजह से चिड़चिड़ापन था मिजाज में और कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था वो, और लोगों के साथ भी जो है वो जो है उसका रवैया ठीक नहीं था और आंखें सूजी हुई थी और मुज़महिल तबीयत थी। तो बादशाह ने जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो इस नतीजे पे पहुंचा कि जो 99 का कानून है वो कई मर्तबा लोगों को बहुत ख़राब करता है। हम अपने इर्द गिर्द फैली हुई जो हमारे पास बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सी जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, हम उनको भूल जाते हैं और हमें ख्याल रहता है, तो ये ख्याल रहता है कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है। कई मर्तबा दुनिया की हर चीज़ हमारे पास होती है मगर हमारे अंदर तशक्कुर, ग्रैटिट्यूड और वो चीज़ अप्रिशिएट करने की ताकत कहीं ख़त्म हो जाती है, जिससे हमें यह पता चले कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को हम काउंट करें, हमारे ऊपर जो नवाजिशात हैं, अल्लाह ताला के करम है और जो चीज़ें हमारे पास हैं। जब भी तो कहते हैं ना फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपनी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जो हमारी नेमतें हैं कई मरतबा हमें उनका इदराक नहीं रहता, हमें उनका एहसास नहीं होता, जिसकी वजह से जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, जो मफकूद होती है, जो मौजूद नहीं होती। तालमेल में लोगों के साथ ताल्लुकात में भी यही होता है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से अच्छी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं मगर हमें कोई शख्स एक बुरा लगने लग जाता है और हमें लगता है कि शायद इस शख्स की वजह से हमारी ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं है, वो जो है एक चीज़ की कोई कमी है, कोई किल्लत है, और हमारे पास जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं उनको हम भूल जाते हैं। ये जो एहसास है, ये जो तशक्कुर का एहसास है, जो शुक्र का एहसास है, ये जो 99 चीज़ें हमारे पास होती हैं और अगर कोई एक चीज़ नहीं होती और वो भी हो सकता है कि उस वक्त हमारे लिए अच्छी ना हो, हम नहीं समझते कि इसमें क्या बहुत हिकमत छुपी हुई है और हम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। हम कहते हैं कि ये भी हमारे रास्ते का एक कांटा, एक कंकर, ये भी हमारे रास्ते में नहीं होना चाहिए और रास्ते बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ होने चाहिए। मुझे इस पर एक और वाक़या जहन में आ गया। एक बड़ी बी थी और वो बड़ी बी जो है उनको एक बहुत दूर एक जगह पे कुआं था और उस कुएं से पानी वो भर के लाती थी और उनके पास एक जो है ना, जो वो पॉट्स जो थे, घड़े जो थे, मटके जो थे जिनमें वो पानी भर के लाती थी, उनमें से एक मटका जो था वो क्रैक था। आपने सुना होगा एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, क्रैक पॉट। जो लोग थोड़े से जहन के इतने तेज़ नहीं होते उनको भी कहते हैं कि, या लोग लड़ने लग जाते हैं तो उनको कहते हैं ये तो क्रैक पॉट है। तो उसमें एक जो था पॉट जो था उनके पास, जो घड़ा था, उसमें छोटी सी एक बाल बराबर जो है ना, उसमें एक क्या उसको कहते हैं, उसमें एक लाइन आ गई थी, वो क्रैक हो गया था, थोड़ी पंजाबी में क्या कहते हैं, तरेड़ थी उसमें। और तो वो अपने जो है ना कंधों पे बड़ी बी, उन्होंने एक डंडा था, डंडे की एक तरफ जो एक मटका लटक रहा होता था, दूसरी तरफ एक मटका था और एक उनमें से मटका जो था सालिम था, उसमें से पानी बिल्कुल नहीं बहता था, बिल्कुल टप टप नहीं करता था, और एक जो था उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता था, गिरता रहता था, टप टप करता रहता था। और वो बहरहाल उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको तब्दील करती, और ना ही वो इतनी तगोदाव करती थी, ना वो इतनी कोशिश करती थी कि हालांकि उनकी मेहनत होती थी, कोशिश होती थी कि भाई वो इतनी दूर जगह पहले आके पानी भरती थी और पानी जब भर के वापस जाती थी तो आधा मटका खाली हो जाता था, मगर उसको उन्होंने तब्दील करने की कोशिश नहीं की और वो उनको अपने कंधों पे उठा के उसी तरह मटका लेके वो चलती थी अपने घर की तरफ। तो किसी ने पूछा कि बड़ी भी आप ये मटका जो है तब्दील क्यों नहीं कर लेती, इसको बदल क्यों नहीं लेती, ये टूटा हुआ मटका जिसमें कि ये बाल बराबर एक जो है आया हुआ है, निशान आया हुआ है, इसको आप तब्दील क्यों नहीं कर लेती। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं उस रास्ते पे तुम्हें लेके चलती हूँ जिस राह गुज़र से
मैं पानी भर के कुएं से रोज़ाना उसकी मंडेर से पानी भरती हूँ, अपने ऊपर वो रखती हूँ और फिर जाके अपने घर तक जाती हूँ। जो सफ़र तय करती हूँ उस रास्ते पे मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तो जब उन्होंने उस रास्ते पर उनके साथ वो शख्स चला तो उसने देखा कि एक अजीब मामला है कि उस रास्ते की जो एक साइड है, राइट साइड जो है, उस पर फूल उगे हुए हैं और बड़े खूबसूरत और ऐसे हरियाली है एक साइड पे, और दूसरी साइड जो है उस पर कोई फूल नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, वो बिल्कुल बैरन है, बंजर है। तो उसने बड़ी भी से पूछा कि ये मामला क्या है, ये एक तरफ तो इसमें रवेदगी है, एक तरफ तो इसमें हरियाली है और दूसरी तरफ जो है वो बंजर है, वीरान है, आखिर मामला क्या है। उन्होंने कहा मामला ये है कि जब भी मैं वो दोनों मटके उठाती हूँ, दोनों पॉट्स लेके आती हूँ, तो जिस तरफ क्रैक पॉट है उस तरफ पानी गिरता रहता है, और जो भी रास्ते में बीज थे मेरे, वो जो घर के रास्ते में बीज थे, जो पैथ पे मैं ट्रेड करती थी, जिस पे मैं चल के आती थी, तो उधर पानी गिरता रहता था, तो उनको पानी मिलता रहता था, और पानी जहाँ पे मिलता था तो वहाँ पे फूल जो थे वो उगने लगे और वहाँ पे प्लांट्स उगने लगे और वहाँ पे वेजिटेशन उगने लगी। जबकि जो दूसरी साइड है उधर ना मेरे मटके में सुराख था, ना कोई मटके में कोई ऐसी चीज़ थी कि पानी गिरता, तो वहाँ पे पानी गिरता भी नहीं था और वहाँ पे कोई चीज़ उगती भी नहीं थी। तो कई दफ़ा हमें नहीं मालूम होता कि जिनको हम मुश्किल समझते हैं, जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, जिनकी वजह से हम सोचते हैं कि ये अगर कांटा एक ना होता ज़िंदगी में, ये एक मुश्किल ना होती, ये पता नहीं कहाँ से आ गया मेरी ज़िंदगी में, ये मुश्किल कहाँ से आ गई, शायद मैं ही जो हूँ उसके ऊपर तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात आती हैं। अगर ये सोच जो है इसके ऊपर हम कवर अपने आप को कर सकें, हम ये जान सकें कि आखिर कोई हिकमत होती है हर चीज़ में, पिन्हा पसे पुश्त कोई चीज़ होती है, और उसकी वजह से जो हमारी ज़िंदगी के थोड़े मुश्किलात हैं, मरहले हैं, क्रैक पॉट्स हैं, अगर हम उनके साथ पेशेंस के साथ डील कर सकें और हम तशक्कुर कर सकें, यानी कि सब्र और शुक्र, जहाँ पे सब्र करने का है, जहाँ पे टॉलरेंस शो करनी है, वहाँ पे हम टॉलरेंस शो करें, एंड देन वी काउंट आवर ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ क्रिविंग अबाउट इट एंड इंस्टेड ऑफ फीलिंग दैट वी आर द वंस एट द bad end of the deal. If we can think over it, if we can reminisce, if we can talk, if we can analyze, then the things can change and they can look better for us. So बहुत से मराहिल, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें अपने साथ 99 का कानून याद रखना पड़ता है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, तो अगर एक आध चीज़ कोई बुरी भी है तो उसकी वजह से हमें दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, हमें अपना दिल जो है वो क्या कहते हैं, बुरा नहीं कर लेना चाहिए, हमें अफसरदा नहीं होना चाहिए, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ हमें हासिल है, कई मरतबा हम समझते हैं कि हमारी कोशिश की वजह से है, काविश की वजह से है, हमारी मेहनत की वजह से, हमारी स्किल की वजह से है, हमें कोई ऐसी ख़ास बात है, हमें कोई डिस्टिंक्शन है जिसकी वजह से ये चीज़ हमें हासिल है। हाँ, ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हमें कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट होता है, हमें कुछ ऐसी बात होती है जिसकी वजह से हमें चीज़ें हासिल होती हैं, मगर मुकम्मल कुल्ली तौर पर कोई भी अक्ल कुल नहीं है, कोई भी जो है उसमें हर शख्स में कोई ना कोई कमी कोताही होती है, और फिर हम मूड मिजाज के बंदे हैं, आज मूड कैसा है, कल मूड कैसा होगा, तो उसकी वजह से ऊंच नीच हो जाती है, दाएं बाएं हो जाते हैं मामलात। तो जो अच्छा होता है उसका पूरी तरह से क्रेडिट सिर्फ अपने आप ही को देना, ये भी कुछ मौजू बात नहीं है। हमारे जो गिरदोपेश में लोग होते हैं वो भी हमारी बहुत सी मदद करते हैं और उनकी भी हमें मदद की ज़रूरत होती है। इसलिए इंसान जो है अगर वो बेहतरीन तरीके से काम करना चाहता है तो अपने कामों का क्रेडिट दूसरों को भी देना चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि ये जो बाकी लोग हैं इनकी वजह से भी ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हम मुकम्मल नहीं हैं तो ये भी मुकम्मल नहीं है, इनमें भी कुछ कमी है, हम में भी कुछ कमी है, उसके बावजूद हमें मिल के चलना है। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो लोगों में मुख्तलिफपन है, उसके अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा है और उसी में से ज़िंदगी में हमा हमी है, बहुत से रंग हैं, और अगर एक ही जैसी कैनवस हो, सब एक ही जैसे रंग हो, तो हम शायद उससे बोर हो जाए। तो हमें ग्रेटिट्यूड और पेशेंस यानी तशक्कुर और साथ में जो है वो सब्र, इससे भी काम लेना चाहिए। लोगों के साथ जो है हमें सलूक जो है अच्छा करना चाहिए। और जब हम कंपैरिजन्स करने लगते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ अपना मवाजना करने लगते हैं, तब भी बहुत मुश्किलात होती हैं।
ज़िंदगी में जैसे कि दिल की धड़कन है, अगर आप उसको देखें ईसीजी मशीन पे, तो अगर वो बिल्कुल एक ही तरह से चलने लगे, फ्लैट एक लाइन की तरह से चलने लगे बीप, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया। ये उस चीज़ की अक्कासी करती है कि ज़िंदगी जो है इट हैज़ कम टू एन एंड। मगर उसमें जो है जो डॉक्टर्स हैं जो समझते हैं एक PQR कॉम्प्लेक्स जो है, जिसमें कि पता चलता है कि अभी जो है वेव ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, उससे हमें पता चलता है कि दिल की धड़कन चल रही है। और हम ज़िंदगी में अपना जब मवाजना लोगों से करते हैं तो कई जगह पे हम महसूस करते हैं कि शायद हम पीछे रह गए। हम ज़िंदगी की दौड़ में इतने जो है आगे बढ़ने की कंपटीशन के चक्कर में हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एवरीबडी इज़ डूइंग थिंग्स इन देयर ओन टाइम जोन। हमारा अपना एक वक्त है, न वक्त से पहले न किस्मत से ज़्यादा। जब हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, रास्ते पे चलते रहेंगे, तो वो जो एक क्लिक है, यानी कि जैसे आप किसी को फ़ोन मिलाते हैं, आपने एक नंबर मिलाना है 0300 842027। अगर आखिरी हिस्सा 0 आप डायल नहीं करते तो नंबर नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आएगा, हालांकि आपने बाकी सब चीज़ें तो की। तो आप अपने हिस्से का काम करते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नेचर प्लेज अ रोल, कुदरत भी अपना एक काम करती है। जब आप परसिस्टेंस से, लगातार भरोसे से, ट्रस्ट से, अपनी जो आपके अपने अंदर जो स्किल्स हैं उन पे आप ट्रस्ट करते हैं और अपने जज्बे पे ट्रस्ट करते हैं, अपने साथ लोगों को लेकर चलते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, अल्लाह से या जो भी हायर पावर है उससे राब्ता आप रखते हैं, तो फिर फाइनली आपको नतीजा मिल जाता है। वो जो लास्ट जो क्लिकिंग नंबर है जिसकी वजह से फ़ोन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको अपनी मतलूबा चीज़ मिल जाती है, वो आखिर आपको मिल जाती है। कंपैरिजन में ये होता है कि हमें कई दफ़ा ये खजालत होने लगती है, हमें अपना ताई कम लगने लगता है, या हम इरिटेबल हो जाते हैं कि मैंने तो इतनी कोशिश की है मगर ये शख्स मुझसे आगे है, ये मुझसे पीछे है। तो जो लोग आपसे किसी तरह से कम हैं, डोंट लुक डाउन अपॉन देम, उनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि उनका मौका उनको भी कभी ना कभी मिलेगा। और जो लोग आपसे आगे हैं उनसे जेलस ना हो, एनवी ना करें, उनसे हसद ना करें। आपको आपके हिस्से की चीज़ें भी मिलती हैं और जब आप ज़िंदगी में चलते रहेंगे तो जो भी आपको चीज़ चाहिए वो भी आपको इंशाअल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। आज लाहौर में बारिश हो रही है और बहुत तेज़ नहीं है बारिश, मगर बारिश की वजह से अब थोड़ा सा मौसम बदल रहा है और दिसंबर का महीना चल रहा है, तकरीबन वस्त में पहुंचने वाले हैं हम। और अब भी अगर मौसम सरमा की आमद ना होगी तो कब होगी। और मुझे यहाँ पे स्टूडियोज़ में भी कुछ बादलों की घन गरज की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। आज के प्रोग्राम में जहाँ पे हम आपके भेजे हुए पैगामात जो हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मैसेजेस की शक्ल में जो लाइव प्रोग्राम में आप हमें भेज रहे हैं। उसके अलावा आप जो है हमें कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करने के लिए मैं आपको एक दफ़ा पहले भी नंबर बता चुका हूँ। 0300 842027 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं राइट नाउ। पिछले प्रोग्राम में हमें भेजे गए थे चंद सवालात, उनको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। फ़हीम शेख साहब हैं और वो ये जानना चाह रहे थे कि डू द बाइपोलर पेशेंट्स आल्सो नीड टू सी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आपका सवाल ये था कि बाइपोलर पेशेंट जो एक डिसऑर्डर है जिसमें कि 2 पोल्स होते हैं, हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे सवाल को। फ़िलहाल हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है फरीफुई के वहाँ पे आपके शहर में भी, पिंडी में भी कुछ ना कुछ बारिश शायद हो रही हो। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। आज सुबह भी हुई है, फिर उसके अलावा दोपहर को जब मैं घर आ रही थी तब भी बहुत हुई है, और अभी इस वक्त भी बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही है। हल्की फुल्की अब हो रही है, मूसलाधार नहीं हो रही? मूसलाधार हुई है। दोपहर को जब मैं अपने ऑफिस से निकल के पार्किंग तक गई हूँ ना जी, तो जबरदस्त बारिश थी और मेरे पास उस वक्त कोई अम्ब्रेला वगैरह कुछ नहीं थी और मैं बारिश में एंजॉय करके अपनी गाड़ी तक पहुंची हूँ। तो फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि सारे कपड़े भीग गए हों और आप जब अपनी गाड़ी में बैठी हों तो फिर उसके बाद जुकाम की आमद हो गई हो?
मैं वैसे भाग के पहुंच गई थी अपनी गाड़ी तक, अभी दुपट्टा गीला हुआ था, वो मैंने पूरा ऊपर अपने लपेट दिया था। अच्छा, बाकी बचत होगी। तो आप कितनी रफ्तार से भाग लेती हैं, कितनी आपकी स्पीड है भागने की? मेरी मैक्सिमम 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर फी पर आवर? ये मैंने ट्रेडमिल पे मैं आपको टेस्ट किया है। अच्छा, ये आपने टेस्ट किया है कि आप इतनी तेज भाग लेती हैं। अगर एक ऐसा वक्त आ जाए कि आपके पीछे एक चीता लग जाए और वो आपको खाने की कोशिश करे, तो मैं उसको खा जाऊं? मैं भागने वाला में से नहीं हूँ। अच्छा, आप टर्न अराउंड करेंगी और चीते को कहेंगी कि भाई चीते देखो कि जो है ना मुकाबला होगा, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, या तुम मुझे खा जाओगे या मैं तुम्हें खा जाऊंगी। नहीं, मैं चीते का गला दबा दूंगी एक हाथ से। एक हाथ से? जी। और दूसरे हाथ से आपकी आइसक्रीम कौन खा रही होंगी या चाय पी रही होंगी? दूसरे हाथ से पिक्चर ले रही होंगी फेसबुक पे अपलोड। ओह, सेल्फी भी तो डालना जरूरी है ना कि भाई देखो मेरा चीते से मुकाबला हो गया था और मैं भागने वालों में नहीं हूँ, और 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मैं दौड़ लगा लेती हूँ, और ये चीता जो था ये 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग रहा था। तो मैंने कहा कि इससे जो है ना 2-2 हाथ कर लिए जाएं और साथ में सेल्फी भी ले। ये इजाज भाई 7 किलोमीटर मैंने भी खुद उस दिन अपने आप को टेस्ट किया है, वो भी अपनी फ्रेंड के कहने पे, वरना मैं 6 से ऊपर नहीं जा रही थी। अच्छा, तो उसने वो डॉक्टर सवेरा जो है मेरी फ्रेंड, उसने कहा कि आप 7 मिलके 8 पे जाके देखें। तो 8 में जाके तो मुझे लगा बस मैंने आज इधर ही फोर्ट हो जाने में, तो बिल्कुल हाथ जैसे उखड़ने लग गया। मैं फिर वापस 7 पे आई। 7 पे मैंने कहा अभी 7 से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाऊंगी। 7 इज अ गुड फिगर। देखिए 7 जो है लकी नंबर भी होता है लोगों का, और 7 जो है आसमान भी साथ है, समंदर भी साथ है, और इस तरह तवाफ के चक्कर भी साथ होते हैं। तवाफ के देखिए चक्कर भी साथ होते हैं, मगर ये है कि तवाफ के चक्कर लगाने के बाद इंसान को जो है किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये बात तो है ना। हम लोग कहीं ना कहीं चक्करों में पड़ जाते हैं, कभी कोई पैसे के चक्कर में पड़ जाता है, कभी जो है वो किसी से गुस्सा करके किसी चक्कर में पड़ जाता है, कभी जो है उसको खुद को चक्कर से आ जाते हैं। पता क्या है जाज भाई, बात ये कि शैतान जो है ना ये मौजूद है ना हर जगह। ये मौजूद है, ये मरदूद है, और ये इंसान को भटकाने के लिए है, लेकिन अल्लाह ने भी तो कहा है ना कि तुम भटकाते रहो और मैं माफ करता रहूंगा जब तक इंसान माफी मांगता रहेगा। तो आपने वो पढ़ लेना था ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो तो मैं पढ़ती रहती हूँ, तभी तो बच्ची नहीं हूँ इसके चुंगन से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वो कल मेरा भी सिक्का गुमा हुआ था। अच्छा, आपका भी एक सिक्का गुम गया था? मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, और मेरा भी आज अभी तक वो आंखें मेरी जो है वो बंद हो रही है नींद से, क्योंकि सारा दिन मैंने इसी हालत में काम किया है, और घर वापस आके भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा कि मैं बेड को टच भी करूं, तो अब रात को ही सोऊंगी। तो फिर ये देख लेना कि बादशाह सलामत को 99 जो चीजें हैं उनके पास, उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, तो उस सिक्के को भूल जाना चाहिए। जी हाँ, मतलब देखिए कोई ना कोई फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, और हर चीज़ जो है उसमें जहाँ पे अच्छे पहलू होते हैं वहाँ पे बुरे पहलू भी होते हैं, तो वी मस्ट लर्न टू लिव विद देम। और फिर क्या पता कोई जो है बकरी आ जाए, और बकरी आके अगर किसी पेड़ के साथ कांटे हो ही ना, तो वो सारा कुछ सफा चट कर जाए, तो वो कहीं पे उसको ब्रेक लग जाती है जब कांटे होते हैं तो। इसलिए अल्लाह ने कांटे बनाए हैं। हाँ, तो ये बताइए कि आज आपकी जो है दोस्तें आ रही हैं प्रोग्राम में, या आज भी वो बिजी हैं? इजाज भाई, दोस्तों में से एक से तो भी मेरा राब्ता हुआ है डॉक्टर शनाज से, वो कह रही थी मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ। अच्छा। और फातिमा से मेरी सुबह बात हुई थी, और उसको मैं रिमाइंड कराना भूल गई थी। ठीक है, वो आज आपका एक जो सिक्का, जो आपका एक सिक्का गुम गया था ना, उसकी वजह से आप रिमाइंड कराना भूल गई होंगी। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन वो ये कि कोई बात नहीं, तुम्हें सिक्के की मुझे कोई परवाह नहीं है, नया सिक्का ले लो। ठीक, आप जो भी काम करें ना, सिक्का बंद किया करें। वो यहाँ पे तो भाई बहुत जोर जोर से बादल गरजने लग गए हैं, आपको तो नहीं आवाज आई होगी? मुझे कुछ आई थी आवाज ऐसे, हाँ, घन गरज की आवाज आ रही है।
देखें, या तो आसमान में घन गरज होती है या फिर आपकी कई दफ़ा, आपके से मुराद है हमारे मूड में भी कई दफ़ा घन गरज होती है जब बहुत ज़्यादा मेरे मूड में कल थोड़ी बहुत हुई थी। वो हम लोग असल में कल बड़ा ना मैंने अपना प्लान किया हुआ था, एक यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल था हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में। वो वाकई कल्चरल था या अनकल्चर्ड था? अनकल्चर्ड तो नहीं कह सकते, लोग तो जो थे वहाँ पे बेचारे, मतलब उनकी वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा ठंड प्रोग्राम लग रहा था, कोई उसमें लाइफ नहीं थी, ऐसे डल सा माहौल था। मैं तो जाके मैंने सोचा था वो दूसरे वाला कोक फेस्टिवल हम अटेंड कर लेते। आपको किसी ने मशवरा दिया होगा कि आप कोक फेस्टिवल पे चले जाएं, पर आपने बात मानी नहीं ना होगी। मुझे असल में पता है क्या, मुझे घर में किसी ने मशवरा दिया था कि कल्चरल फेस्टिवल ट्राई करते हैं, ये बेहतर होगा। अच्छा, मैंने एक बाबा जी को कहा था कि आपको मशवरा दें कि कोक फेस्टिवल पे जाएं, आपको शायद पता ही नहीं चला कि बाबा जी ने ये मशवरा दिया था आपको। बात तो ऐसे ठीक कह रहे हैं आप, वो बाबा जी की बात मुझे आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए थी। बस आपका सिक्का घूम गया था ना, तो आप बातें नहीं मान रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया फरीद, थैंक यू वेरी मच। और जो है ये आपने अपना मैसेजेस में कहा है कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड। मैं बताती हूँ, असल में बात ये याद रही कि आप जो है ना परफेक्ट होस्ट हैं, पहले मैं ये बता दूँ सबको जो देख रहे, और आपके बारे में क्रिटिसाइज करने की इजाजत कम से कम मैं किसी को नहीं दूंगी यहाँ पे। अच्छा, आपसे लोग सीखते हैं यहाँ पे, इसलिए आपके बारे में अगर कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो उसको इजाजत। अच्छा, किसी ने कर दिया था क्रिटिसाइज? जी, किसी ने किया था, मैंने उसको ये कहा था। ओहो, ये तो मुझे देखना पड़ेगा वो मैसेज कहाँ है जिसमें क्रिटिसिज्म हुआ है। वो जो भी था मैंने उसको कर दिया था। अच्छा जी, तो इजाज़ भाई एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज अगर आपके पास टाइम हो ना, तो आपने एक दफा मुझे बताया था फैट सेल्स की मेमोरी वाली बात, आपने एक दफा की। सॉरी, दोबारा कहिएगा। फैट सेल्स की मेमोरी होती है। हाँ, फैट सेल्स की मेमोरी भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आप जरा इस पे बताइएगा, और मैं ये चाहती हूँ कि इस पे थोड़ी सी बात आप आज के प्रोग्राम में करें, और इसी टॉपिक को फिर मजीद नेक्स्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस करें। डन, ठीक है, ठीक हो गया। शहनाज सत्ती कह रही हैं कि बहुत लंबी कॉल कर रही हैं, फिर हम क्या करें? डॉक्टर शहनाज, मैं मुंह बंद कर रही हूँ, आप आ जाए ना, आई ना, और कोक फेस्टिवल के भी अकेले हो आई है, मैं आपको सीधा करती हूँ। ठीक है जी, आपसे भी नाराज हूँ। ठीक है भाई, जरा जितने भी लोग फरीफी को जानते हैं वो उनको मना लें, क्योंकि उनका सिक्का गुमा हुआ है, तो जल्दी से ढूंढ लेंगे वो सिक्का कहाँ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। काफी सारे सिक्के घूमने से अब वो मिलते जाने एक-एक करके। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आप जो है ना तकरीबन कैंडी क्रश खेल रही हैं। जी, हालांकि वैसे मुझे ये गेम इतनी पसंद नहीं है। हाँ, काफी वक्त जाया होता है इसमें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फरीद, टेक केयर। यू टू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और स्टूडियोज़ की यहाँ से खिड़की से मुझे बाहर जो है बारिश की आवाज़ भी आ रही है, बहुत ही अच्छी, और साथ में घन गरज की आवाज़ भी आ रही है जो ये, और मुझे लाइटनिंग, बिजली चमकती हुई भी दिखाई दे रही है खिड़की में से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, इसे कहते हैं बैक टू बैक। हाँ, माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई शहनाज, डॉक्टर शहनाज, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और ये क्रिटिसिज्म इज गुड फॉर इम्प्रूवमेंट का मुझे बताइए, ये जो आपने मैसेज किया है, इसमें किस तरह से हम इम्प्रूव करते हैं क्रिटिसिज्म के जरिए? भाई, क्रिटिसिज्म तो आपको पता है कि पूरी एक एंटिटी है, उसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, चाहे हम कितने भी ब्लाइंड फैंस हो, रिलेशंस हो, फ्रेंड्स हो, बट उसको जो अप्लाई करना या उसको करने का तरीका या उसका अंदाज जो है, वो क्रिटिसिज्म जो हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करें ना, वो मेरे ख्याल में किसी काम का नहीं होता।
और एक मेरे ख्याल में किसी तरह का भी क्रिटिसिज्म, वो उसको आप मुस्बत तनकीद कहते हैं? डेफिनेटली भाई, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। लस्सी जामा पहना रहे, हम उसको इशारतन जो जितनी वोकैबुलरी उर्दू अंग्रेजी की हमारी, हम उसमें आपको बताते, आप उसको इम्प्रूव्ड वर्जन में ऑडियंस तक डिलीवर करते। भाई पब्लिकली करना, जैसे किसी फोरम्स पे करना और इस तरह से, वो मेरे ख्याल में नहीं। अगर आपने किसी को इम्प्रूवमेंट और उसकी, तो वो तो हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो इंसान की उसमें पास नहीं होगा तो और किस जगह होगा। इंसान हमेशा इम्प्रूव हो सकता है, हमेशा बेहतर से बेहतर कर सकता है, बेहतरीन कर सकता है। तो उसमें थोड़ा सा, और अस्सलाम वालेकुम आपको और मेरी फुई बाजी को, और जो बड़ी फुई है ना, वो सलाम करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, उनके जिस तरह नहीं बड़े बड़े दरबार में जाके फर्शी सलाम पेश करते हैं, उस तरह से जो है ना उनको भी फर्शी सलाम पेश करना जरूरी है। भाई अब दरबार से, अब ये वर्ड वही वाली बात है, आजकल तो रिलीजियस इश्यूज इतने हर तरह से ऊद के आ रहे के डर ही लगता है, लेकिन ऐसी जगह को छोड़ना तो मैं और आप नहीं चाहेंगे ना, तो जब हम नहीं चाहेंगे तो हम उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी करेंगे ना। ऐसा किसको कहाँ मिलता है भाई, आज के जमाने में ऐसा दोस्त कहाँ मिलता है, नहीं मिलता, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा मुझे ये बताइए, जो हम बात पहले भी कर रहे थे कि जब हम क्रिटिसाइज करते हैं किसी को, तो चाहे वो अपने बच्चे हों, चाहे वो कोई अपना दोस्त हो, जिसको भी हम करते हैं, उसमें हमारी नीयत अच्छी होती है, वी वॉन्ट टू ब्रिंग एन इम्प्रूवमेंट, मगर किस तरह से हम ऐसा करें, उसको हम कितना महदूद रखें। कई दफ़ा जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो जैसे बच्चे होते हैं, वो बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं, हम उनको दरगुजर कर रहे होते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, फिर एकदम जो है ना वो जिस तरह आतिश फिशां का दहाना जो है वो फट जाता है, तो बहुत सारी बातें हम पुरानी भी डिगअप कर लेते हैं। हम कहते हैं देखो फलां वक्त भी ये हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, और चीज़ें जो है वो फ्लेयर अप हो जाती हैं, फिर वो भी कुछ जवाब देते हैं, वो भी कुछ बात करते हैं, तो उससे रिलेशनशिप भी सफ़र करता है, और फिर क्या होता है कि जो हम बात असल में कहना चाहते हैं वो भी कहीं पसे पुष्ट चली जाती है। क्या आपको ये नहीं लगता डॉक्टर शहनाज कि अगर हम जो एक वक्त में एक ही पॉइंट पे हम किसी की अगर कोई बात काबिल मज़म्मत है या काबिल तनकीद है या सरजनिश करने की ज़रूरत है, हमें बताने की ज़रूरत है दूसरे को कि ये बात उनकी जो है अगर वो करेंगे तो इससे बेहतरी आएगी, तो हम अगर एक पॉइंट एजेंडा रखें और जो हमने उनको बात कहनी है वो विद इन 30 सेकेंड्स टू, यानी कि हम पहले बताएं कि मसला क्या था, किस मसले पे हम उनको कह रहे हैं, फिर 15 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए हम वो पॉइंट आउट करें, और फिर हम उनको ये भी एहसास दिलाएं कि आप मुकम्मल तौर पे बुरे नहीं हैं, आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, मगर ऑन दिस वन पॉइंट एंड ऑन वन प्रिटेक्स्ट मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर आप इसको भी इम्प्रूव कर लें, और फिर उनको ये भी यकीन दहानी करा दें कि असल में हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, हमारा मकसद उनकी सुबकी नहीं है, उनको डाउन करना नहीं है, बल्कि हम ये अच्छे पहलू के लिए कर रहे हैं, बट दैट पर्सन एज ए होल इज़ वेरी गुड, हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़, बट दिस वन थिंग इफ इट कैन बी इम्प्रूव्ड इट विल मेक देम इवन बेटर। भाई इसलिए हम जो भी रोल्स लेते हैं ना, और जो भी रोल्स हम जिंदगी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम अपने सामने उन्हीं रोल्स को जिस तरह से हमने देखा होता है उसको फॉलो करते हैं। हम अपनी सही जो होता है ना, एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ कह लें, हस्बैंड कह लें, हम या एज अ फ्रेंड कह लें, या एज अ बॉस कह लें, हम अपनी इम्प्रूवमेंट खुद से या अपनी एक देखे ना भाई, एक लिमिट तक पेरेंट्स करते हैं, सोशल सिस्टम करता है, एजुकेशन, उसके बाद कुछ क्या आपने अपने आप को खुद कुछ नहीं करना होता। अब बहुत बार ये अपने आप को याद दहानी करानी होती है कि यार ये बात हुई है, टू द पॉइंट। मैं कहीं पढ़ रही थी पेरेंटिंग के, उसमें उसने कहा कि बच्चों को बहुत लंबी लंबी बातें पसंद नहीं होती, जो कि मैं तो कम से कम किए बगैर नहीं रह सकती। एट द एंड ऑफ द डे बीइंग मदर मुझे वहीं पे एंड अप करना होता है। लेकिन ये है कि अगेन जो पॉइंट, जो बात आप अगर टू द पॉइंट करें, और वो वैलिड तभी रहती है कि जब आप उसको उसी तक महदूद रखें। और फिर डेफिनेटली भाई बच्चों को ये कन्विंस करना कि हम उनकी हमदर्दी में कर रहे हैं, हम उनको ना लफ्जों से ये नहीं बोल सकते, जेस्चर से बोल सकते, और बहुत हद तक उनकी तो कुछ ऐसी चीजें जो हमें मुनासिब नहीं लग रही होती उस वक्त पे कम से कम
उन पे खामोश रह के और किसी मतलब अपने लफ्जों का चुनाव जो आप पिक करते हैं ना वर्ड्स कि आप नेगेटिव सेंटेंस से ना स्टार्ट करें। आप जैसे कह रहे पिछले किसी उससे मैं बड़ी मजे की अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वाले साहब को कहते थे कि जब रिजल्ट आता था ना भाई, तो वो जिस एक का गलत खराब आता था, वो जो पूरे बाकी 3 थे ना सजा वो भी। तो अब ये वो चीज से मैंने एक चीज जिंदगी में वो की कि दैट इज द डे जो मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती, बिकॉज बाय देन वो दिन होता है जिस दिन आपसे ज्यादा एहसास आपके बच्चे को हो रहा होता है। तो उस दिन उसको मजीद एहसास दिलाने वाली या शर्मिंदा करने वाली कोई वजह बचती ही नहीं है। हमारे यहाँ 90% ऑफ द टाइम, रादर 95% सबको उसी दिन सब इस्लाह याद आ रही होती है। तो वही वाली बात है। और भाई ये जो आप इस्लाह कर रहे होते हैं ना बच्चों की, उससे बहुत कॉम्प्रोमाइज अपने पे करना होता है। मतलब अपनी नींद, अपने आराम, अपनी भूख, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी हॉबीज। फिर आप देखिए मैं थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ी थी और मुझे बहुत सिंगिंग का शौक था एक जमाने में। मैं अपने बच्चों से बड़ा म्यूजिक सुनती थी गाड़ी में। मेरा बेटा, मैंने 2-3 बार उसको पुरजिश की कि भाई नमाज का वक्त है, आपने म्यूजिक लिखा है। उसके बाद वक्त थोड़ा सा गुजर गया, मेरे को नफल रहते थे। अब फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो मुझे फिर एकदम से मैंने उसके लिए दुआ करने से पहले अपनी माफी मांगी कि अल्लाह मैंने कुछ इस तरह की कल्टीवेशन भी तो की है ना, मैंने ये बीज भी तो बोया है, तो मुझे माफ कर दे। और अब इसको कुछ आप इसके दिल में ऐसा डाल दें कि इस चीज का ऐसे एहसास हो कि कम से कम इन चीजों और इन औकात का तो बड़ी स्ट्रिक्टली वो रखे। तो सबसे बड़ी जो चीज मैं समझती हूँ पेरेंटिंग में मुश्किल है ना, रोल मॉडल तो चले छोड़ दे, मॉडल बड़ा एक वो सब वर्ड हो जाता है, लेकिन अब बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फिर जाके आप उस कंफर्ट लेवल पे अपने बच्चे के साथ आते हैं, अपने गुस्से को, अपने जज्बात को, अपनी अना को, वो जो हमारी पेरेंट्स की एक ईगो होती है, फिर जाके उस लेवल पे आते हैं कि शायद हमारा बच्चा वो बात अपने दोस्तों और इर्द गिर्द के लोगों हमें वो सपोर्ट ना ढूंढे, वो वापस हमारे पास ही आए। तो ये एक अचीवमेंट है पेरेंट्स की, मैं समझती हूँ अगर हम लोग हासिल कर सके तो दैट इज अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच शहनाज सत्ती, आपके प्रोग्राम में शिरकत करने का, अपनी राय का इजहार करने का, टाइम निकालने का और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताने का और इतनी खुल के बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। भाई आपका बहुत शुक्रिया इतने अच्छे फोरम पे हम जैसे लोगों को रैंडम बोलने का मौका देने के लिए। बिकॉज फरीक है यूज्ड टू डू FM के लिए आप करते थे, तो उस वक्त हम लोग सारे यंगस्टर्स थे, तो आप उन लीडिंग 3-4 लोगों में थे और बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया था FM का, और आप रूल करते थे। उस वक्त 2-3 लोग थे जिसमें वन ऑफ दोज वर आप, तो वो डेफिनेटली आपके पास क्वालिटीज थी, और अब तो विद टाइम तो नेचुरली वो और बहुत ग्रूम हो गया। तो थैंक यू वेरी मच भाई, इज अ प्लेजर। तो आप लोग तो अभी भी मेरे साथ हैं, तो हम तो मिलके तो अभी भी जो है रूल ही कर रहे हैं। नहीं भाई थैंक यू। आप तो डेफिनेटली आपने पार्टिसिपेट तो करना, एक अच्छी चीज चल रही है, उसको सपोर्ट हम क्यों ना करें। अब आप यंगस्टर्स में नहीं अपने आप को शामिल करती? नहीं, बहुत हद तक करती थी, और कभी कभी एहसास होता है कि नहीं भी। यू आर ए यंग पेरेंट आंट यू? पार्डन? यू आर ए यंग पेरेंट? Yes, definitely. Alhamdulillah भाई, that's the right thing. लेकिन बच्चे ज्यादा एहसास दिलाते हैं कि बस नहीं मामा ये आप नहीं कर सकती, now you are no more in this वो। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ना, आप ज़हनी फिटनेस पे तो हैं ही, और जिस्मानी फिटनेस को भी और बेहतर बना लें, ताकि वो ये कहें कि भाई हमारी मदर जो है ये और ज्यादा स्लिम एंड स्मार्ट है। बस उसके लिए मुझे फरी की बात सुननी होगी, वो बहुत ज्यादा पीछा करती है और बहुत परसिस्टेंट है। मैं ही थोड़ा सा इस मामले में जरा वो हूँ, स्टबर्न हूँ, अदरवाइज उस जैसा फ्रेंड होते हुए यहाँ तक जिस्मानी सेहत भी बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। आपके खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? भाई पसंद तो सब कुछ है, बट अगेन आउट ऑफ एंजाइटी, इम्प्रॉपर टाइमिंग, पहले तो बच्चों का बचा हुआ खाना जो बहुत लेटर जाके एहसास हुआ कि नहीं, इट हैज टू बी वेस्टेड इन एनी वेज, आपने डस्टबिन नहीं बनना। तो बस वो उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया। अपनी जो वर्कआउट है या अपनी जो डाइट प्लान है, या जैसे कहते हैं हेल्दी ईटिंग है या पोर्शन ईटिंग है, उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो एक्टिविटी बहुत कम कर दी, जो प्रॉपर एक्टिविटी होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। इसका मतलब है कि इंसान जो है वो ईयर्स से ओल्ड नहीं होता, सालों से वो जो है उसमें उम्र बढ़ती नहीं है उस तरह से, जितना हम अपने आप को जब निगलेक्ट करते हैं तो फिर काम खराब होता है ना। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
थैंक यू एंड एंजॉय द रेनी सीजन। थैंक यू भाई। अल्लाह हाफिज। ये थी जी हमारे साथ डॉक्टर शहनाज सत्ती जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों की डॉक्टर हैं, मुआलिज हैं, और उन्होंने भी वक्त निकाला और हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। इससे पहले हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फरीफ हुई थी, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रही थी। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो सवाल पिछले हफ्ते हमें आया था वो था फ़हीम शेख साहब का, और वो कह रहे थे कि डू द बाइपोलर पेशेंट्स ऑल्सो नीड टू सी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अरसलान जो हैं हमारे जो इस वक्त पैनल पे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक चीज़ हम बार बार ये चाहते हैं कि हमारे पाँव जो हैं वो पूरे शूज़ तक फ्रेम में आए। तो मैंने कहा साथ में ही कह दूँ आपको, अगर आपने एडजस्ट नहीं किया हुआ तो कर लीजिएगा, ताकि ये मसला भी हम साथ में हल कर लें। और एक फ़ोन कॉल और है, मगर फ़हीम शेख आप ये ना समझिएगा कि मैं आज आपको आपका जवाब नहीं दूंगा, प्रोग्राम में आपको जवाब ज़रूर दूंगा। यहाँ पे कॉल्स जो आ रही हैं एट टाइम्स वो भी मैं शामिल करता हूँ। और फ़हीम शेख साहब ने पूछा है कि बाइपोलर पेशेंट्स ऑल्सो नीड टू सी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बात यह है कि बाइपोलर जो डिसऑर्डर है ये भी एक जेनेटिक इसका कंपोनेंट होता है, मौरूसी तौर पे ये भी आ जाता है ज़िंदगी में। और जिस तरह से डायबिटीज़ है या प्रोग्रेसिव क्रॉनिक प्राइमरी डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह उनके इलाज की ज़रूरत होती है, इस तरह से अगर जहनी तौर पे हमें कोई आर्ज़ा कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी तो इलाज की ज़रूरत होती है ना। और ये एक फ़ोन कॉल ऐसे बार बार बज रही है, एक दफ़ा बेल बजती है और फिर कट जाता है, या तो आपके कोई जो है मेरा ख्याल है बैलेंस का प्रॉब्लम है, या जो मिस्ड कॉल्स देते हैं अक्सर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको कॉल बैक किया जाएगा। तो इस वक्त इस फोरम से ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको कॉल बैक करूं, मगर बार बार आपकी एक मिस्ड कॉल आती है और फिर कट जाती है। तो या तो पूरी बात कर लीजिए, आधा अधूरा काम ना कीजिए। और लेट मी टेक दिस कॉल। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? जी, प्रोफेसर फरूक मुनीर बात कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुझे डॉक्टर एजाज कुरैशी वाले प्रोग्राम में मैंने ये नंबर डायल किया है। तो आपने अच्छा किया है ना। प्रोफेसर क्या नाम है आपका? प्रोफेसर फरूक मुनीर, पंजाब यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर फरूक मुनीर, आप किस शोबे में होती हैं प्रोफेसर साहिबा? जी, मैं प्राइमरी एजुकेशन में हूँ। माशाअल्लाह। मैं डॉक्टर एजाज कुरैशी बजाते खुद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आप अपना जो फेसबुक पे अपनी आवाज़ की रिकॉल सुन रही हैं, वापस सुन रही हैं, उसको बंद कर दीजिए, वरना हमारी बात नहीं हो सकेगी, क्योंकि बात आप तक डिले से फेसबुक पे पहुंच रही है और फ़ोन पे जल्दी पहुंच रही है। उधर से ध्यान अपना हटा लीजिए, मुझसे फ़ोन पे बात कीजिए ताकि हम सही तौर से बात कर सकें। प्रोफेसर साहिबा जी ठीक है, मैंने आपका पॉइंट जो है वो नोट कर लिया है। जी डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ कि आपने वक्त निकाला और हमें कॉल किया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम विलिंग बेस भी देखती रहती हूँ, और डॉक्टर सदाकत अली साहब के जो प्रोग्राम हैं वो भी बहुत शौक से देखती हूँ। सो काइंड ऑफ यू। प्रॉब्लम जो मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ पेरेंटिंग के हवाले से, जी, कि आज के दौर में पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, राइट, लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो या सरकारी स्कूल हो, टीचर और पेरेंट का जो लाइजन है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। राइट। और पेरेंट किसी और तरीके से अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, टीचर किसी और तरीके से जो है वो कर रहे हैं। वैल्यूज को प्रेजेंट करने में ही जो है वो हेल ऑफ डिफरेंस आ जाता है। ओके। पेरेंट्स के नजदीक एक बात अच्छी है तो टीचर के नजदीक जो है वो अच्छी नहीं है। पेरेंट उस चीज को जो है वो मॉडर्निज्म नहीं कहते, गुनाह कहते हैं। टीचर उसी चीज को प्रीच कर रहा होता है कि नहीं जी ये मॉडर्निज्म है, हमें इस चीज की तरफ जो है वो आना है। जी। तो स्पेशल इस तरह जो बच्चे लर्न करते हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे हैं, जी, सोसाइटी में भी, घर में भी। जी। तो इस हवाले से जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, बच्चों की काउंसलिंग की बात करते हैं, उनकी मेंटोरिंग की बात करते हैं,
तो मेरा ख्याल है कि हम एक कंफ्यूज सोसाइटी में कंफ्यूज बच्चे ही जो है वो आगे पैदा कर रहे हैं, जो आगे फिर पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट कर रहा है। जी। तो आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी तवज्जो जो है वो बच्चा, टीचर और पेरेंट्स, इस ट्रायंगल पे जो है ना वो काम करें। जी। प्रोफेसर साहिबा एक दफा फिर अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रोफेसर फर्रुख मुनीर है। प्रोफेसर फर्रुख मुनीर, आई गॉट इट। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं होती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, 2-3 बातें जो आपने जिस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई है उस ज़िम्न में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने अहम मौजू पर आपने बात की, और मेरे ख़्याल में आपसे ज़्यादा कोई और अहल नहीं हो सकता ये बात करने का, क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं और आपका जो एक पुराना लॉन्ग स्टैंडिंग रोल है इसमें। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जिस मुआशरे से पेरेंट्स आते हैं, अगर हम लाहौर की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारे इक़दार जो हैं पेरेंट्स के तौर पे, और पेरेंट्स ही कुछ ना कुछ टीचर्स भी हैं, टीचर्स भी पेरेंट्स भी हैं, और टीचर जो है इसी मुआशरे से, इसी बैकग्राउंड से आए हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, इस पे हमें एक तो गौर करना है कि क्या उनकी एज कम है, या वो जो पेरेंट्स हैं वो किस उम्र में हैं। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी की टीचर हैं तो वहाँ पे जो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं वो कम से कम 18 साल से तो ज़्यादा होते हैं, या 20 साल के इर्द गिर्द होते हैं। अब उनके जो वालिदैन हैं उनकी उम्र अगर 40, 45, 50 साल है, और अगर जो उनके टीचर्स हैं उनकी एज क्या है, आखिर वो क्या मुहर्रिकात हैं, वो क्या वजूहात हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनकी अगर वैल्यूज़ और हैं और टीचर्स की वैल्यूज़ और हैं, और उनमें कहीं तसादुम नज़र आता है और उनमें कॉन्ग्रुएंस नहीं है, और बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन या सरासीमगी का शिकार है। तो आखिर उसकी वजह क्या है, क्या बैकग्राउंड का फ़र्क है। पेरेंट्स जो हैं वो किसी मिडिल क्लास से हैं, वो किसी पढ़े लिखी जगह से हैं, टीचर्स जो हैं वो डिग्री उनके पास है, मगर सोच और वैल्यूज़ जो हैं क्या उनकी अलग हैं। एक तो हमें इस पे गौर करना होगा। और इसी ज़िम्न में जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हमारे जो मुआशरे में एक पोलैरिटी नज़र आती है, जो उसमें प्लूरलिज्म नज़र आता है, जो मुख्तलिफुल ख्याल लोग नज़र आते हैं, जिसमें कई दफ़ा रिलीजियस वैल्यूज़ को लेकर और मॉडर्निज्म के नाम पे उनमें भी जो दर्सगाहों से तालीम होती है, जो रिलीजन के रंग पे तालीम होती है उसमें, और जो मॉडर्निज्म के नाम पे हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो दूसरे इदारे हैं, आप तो पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं, जो ऐसे इदारे हैं जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के तालिब इल्म जो हैं कई दफ़ा उनके भी ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं। जो मुआशरे में एक डाइवर्सिटी है और एक जो हम आहंगी नहीं नज़र आती, और कभी रिलीजन की बुनियाद पे और कभी सोशल स्ट्राटा की बुनियाद पे ये जो बच्चे हैं ये कई दफ़ा बिखरे हुए नज़र आते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? ये निज़ाम तालीम की कोई कमी है, वैल्यूज़ की कोई कमी है, क्या टेलीविज़न मीडिया अपना रोल सही नहीं कर रहा, कोई एजुकेशन का ये जो है कोई मसला है? तो ये जो चीज़ें आपने जहाँ पे पॉइंट आउट किया है ये बहुत ही अहम है। और मैं इसमें एक बात और भी कहना चाहूँगा कि टीचर्स जो हैं उनका एक ऐसा रोल है, यानी कि माँ बाप के बाद टीचर्स का सबसे अहम रोल है, और वो एक रोल मॉडल भी होते हैं। और बच्चे जो हैं वो 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, या कम से कम एक लेक्चर में जो 45 मिनट्स का है, शायद पेरेंट्स को भी 24 आवर्स में ये नसीब ना होता हो कि पूरी ध्यान से, पूरी तवज्जो से बच्चे उनकी बात सुन रहे होते हों, मगर 45 मिनट्स के लेक्चर में ये टीचर्स के पास ये होती है बात कि ना सिर्फ वो अपने सब्जेक्ट पे बल्कि जो और वैल्यूज़ हैं, जो एक वॉक योर टॉक वाली बात है, यानी कि वो जो कह रहे होते हैं उसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, उसमें एक कोहेरेंस होनी चाहिए कि वो जो कहें वो करके भी दिखाएं। तो ये जब हम गुफ्तगू कुछ और करते हैं और हमारी इक़दार कुछ और होती हैं, हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो इसमें भी प्रॉब्लम नज़र आती है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर सिगरेट पी रहा हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, और वो कह रहा हो कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इसकी वजह से जो है आपकी दिल की शरियानें बंद हो जाएंगी या आपको फेफड़ों का सरतान हो जाएगा, तो शायद उसकी बात पे वो वज़न नहीं होता। तो हमें ये भी देखना होगा प्रोफेसर फ़र्रुख साहिबा कि यहाँ पे टीचर्स की कोई कमी है, पेरेंट्स की कमी है, और पेरेंट्स जो हैं क्या उनको भी किसी टीचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बदलते हुए वक्त के साथ जहाँ पे इतनी तेज़ी से वक्त बदल रहा है और बच्चों की
पोरों की दस्तरस पे इस वक्त नॉलेज है, गूगल पे वो हर किस्म का नॉलेज हासिल कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो उनको कोई शेपर्ड की तरह, गडरिए की तरह, जिस तरह से भेड़ें जो हैं वो कभी इधर भाग रही होती हैं कभी उधर भाग रही होती हैं, मगर टू पुट देम इन अ लाइन और उनको गाइड करना, उनको सही रास्ते पे दिखाना, वो पेरेंट्स का भी काम है और टीचर्स का भी ये काम है। और इसमें जो लाइजॉन है टीचर्स और पेरेंट्स का, वो बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा यूनिवर्सिटी के लेवल पे, फिर भी स्कूल के लेवल पे तो आके पेरेंट्स मिल लेते थे, अब यूनिवर्सिटी के लेवल पे टीचर्स और पेरेंट्स की कई दफ़ा मीटिंग तभी होती है जब कोई बहुत ही बड़ा सानिया, कोई बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट अदरवाइज़ नहीं होती। सो इन चीज़ों की तरफ जो है ये जैसे आपने मुझे ध्यान दिलाया तो मैं भी कुछ चीज़ें आपसे जिक्र की। आर यू देयर प्रोफेसर साहिबा? यस, मैं आपको सुन रही हूँ डॉक्टर साहब। ये हर जगह पे ही हमें गैप जो है वो नजर आ रहा है। हेलो जी जी, मैं बिल्कुल हमतन गोश हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ बड़े गौर से। हर लेवल पे ही डॉक्टर साहब ये गैप आ रहा है। यूनिवर्सिटी में तो जैसे आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स की मीटिंग नहीं होती है जी। मैंने अभी एक लाहौर के बड़े रिनोड स्कूल में, जहाँ पे मेरे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग को जो है वो विजिट किया अपने बच्चों के हवाले से भी, और वहाँ मैंने अदर पेरेंट्स भी देखे जी। वहाँ सिर्फ जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो बच्चों की पोजीशन के हवाले से हो रहा है कि बच्चा पोजीशन क्यों नहीं ले रहा, ये बहुत नालायक है, इसके 10 नंबर क्यों लूज हो गए, इसने 2 नंबर सिली मिस्टेक से कटवा लिए। टीचर भी उसी बात पे जो है वो बात कर रहे हैं और पेरेंट्स का भी फोकस जो है वो यही है। करेक्ट। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, जो मैनर्स 12-13 साल के बच्चे में होने चाहिए, वो अपने टीचर के साथ भी टू तड़ाक कर रहा है और पेरेंट्स के साथ भी कर रहा है। और दोनों यानी पेरेंट्स जो रूहानी वालिदैन हैं वो भी और टीचर भी, दोनों जो है वो उसको शटअप कॉल दे रहे हैं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रही हो। तो इस तरह की सूरत हाल जो है चल रही है। देखिए, जो तरबियत का एलिमेंट है वो पाकिस्तान के तालीमी निजाम में मुझे हर लेवल पे जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे मिसिंग है। और हमें सिर्फ नंबरों की, डिग्री की, या हम कह रहे हैं कि जी फलां स्कूल का ये बच्चा पढ़ा हुआ है, फलां कॉलेज का पढ़ा हुआ है, ये एक दौड़ है, ये रैट रेस है। पेरेंट्स में एक डिप्रेशन आता है कि भाई 5,000 वाले स्कूल में, 10,000 वाले स्कूल में भी पढ़ा के हम सेटिस्फाइड नहीं है। हमारा बच्चा जो है वो ना रिक्वायर्ड नंबर ले रहा है जी, और ना उसके बिहेवियर में कोई अच्छी चेंज आ रही है, ना वो अच्छा बच्चा बन के हमें सिखा रहा है जी। तो ऐसी सूरत हाल में, चूंकि आपका प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारी माएँ जो हैं वो सुनती हैं, बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो चूंकि यहाँ कॉल भी कर रहे होते हैं जी, तो इस पे अगर हो सके तो आप कोई पूरा प्रोग्राम करें जरूर। स्कूलिंग और पेरेंटिंग के ऊपर जो है वो लोगों को आप बताएं कि हमें किस चीज की जो है वो जरूरत है। प्रोफेसर फारूक साहिबा, एक प्रोग्राम है हर सैटरडे को शाम 5 बजे विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे होता है तवातर से, उसका नाम है टीन एज एग्जीक्यूटिव स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो अगर कोई टीनेजर या इवन उसके माँ बाप हासिल कर लें तो दे आर श्योर टू बिकम CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो बन सकते हैं। और उसमें बात सिर्फ ये जो दुनिया की एक सक्सेस है, अच्छी जॉब लेना, अच्छे जो है किसी जो है कमाई करना, यहाँ तक बात नहीं है, बल्कि ये गोज़ हैंड इन हैंड कि हमारी जो रूहानी और स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो इक़दार है, हमारे जो एटीट्यूड है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो रवैया है, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। और ये जो बात आपने की कि बच्चे जो हैं वो कई दफ़ा डिफेंड कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ भी तू तड़ाक कर रहे होते हैं और टीचर्स के साथ भी कर रहे होते हैं, तो ये जो वैल्यू सिस्टम है ये हम दरअसल बच्चों को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो तो वही लर्न कर रहे होते हैं जो मुआशरा, जो पेरेंट्स और जो टीचर्स और जो उनके बड़े जो रोल मॉडल उनको सिखा रहे होते हैं, दे फॉलो दैट। सो इट इज़ अबाउट टाइम that we as parents and as teachers and as the elders of this society, we should also revisit our own behaviors so that we can amend them and we can give them such a we can walk the path so that they can emulate and follow. प्रोफेसर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, यू टुक टाइम आउट और आपने बहुत ही अहम
मौजू की तरफ हमारी निशानदही की, और हम इंशाअल्लाह अपने विलिंग वेस्ट फेसबुक पेज के फोरम से ये कोशिश करेंगे कि ये हम जो है आपकी बात जो है उसको पूरा कर सकें। और मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करते रहें। फ्राइडे का जो हम प्रोग्राम डॉक्टर सदाकत के साथ करते हैं, यू आस्क्ड फॉर इट, और ये मेरे प्रोग्राम में और भी जो प्रोग्राम हमारे इस पेज पे होते हैं उनमें भी आप शिरकत करें और उनकी सरपरस्ती करें। आपका बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने इतनी डिटेल में मुझे सुना। ये कम्युनिटी सर्विस के लिए ही मैंने कॉल की है। आपका भी बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू एंड एंजॉय द रेनी सीजन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फ़ारूक का, पंजाब यूनिवर्सिटी से एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ये वहाँ पे होती हैं। उन्होंने हमें कॉल किया और वक्त जो है वो इस वक्त कमो बेश 6:27 यानी कि आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी करीब आ रहा है। मगर मैं फ़हीम शेख साहब की ये जो बात है मुकम्मल करता चलूँ जो इन्होंने कही, और जो टुकड़ों में मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइपोलर पेशेंट मीन्स दो पोल्स, राइट पोल, लेफ्ट पोल, नॉर्थ पोल, लेफ्ट साउथ पोल, ये जो हम कहते हैं कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी, ऐसी बात है, दो पोल्स। यानी कि कभी तो इन पेशेंट्स को इतनी इनकी तबीयत तेज़ होती है, उसमें इतनी तेज़ी आ जाती है कि ये मैनिया में चले जाते हैं, इनकी तबीयत बहुत तेज़ हो जाती है, इनको लगता है कि हर चीज़ ये दुनिया की कर सकते हैं, ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग होती है, इनको ऐसी फीलिंग होती है जिस तरह हर चीज़ इनके आगे झुकी हुई है, बाकी सब लोग पस्त हैं और ये बहुत बाला हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनमें बहुत एनर्जी है, इनका सोने को दिल नहीं करता, ये कई दफ़ा बहुत स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं, और कई मरतबा फिर इसके बरक्स जो है ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो है एनर्जी नहीं रहती, और ये इनके ख़यालात जो हैं वो बहुत ही जो है मग़मूम हो जाते हैं, और ये अपने आप को विक्टिम फील करने लगते हैं, और हमें इनको ये लगता है कि जिस तरह इनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, ये डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं, एंग्जाइटी के फेज़ में चले जाते हैं, ये लोगों से कट जाते हैं, और दूसरी तरफ कई दफ़ा मैनिया के फेज़ में चले जाते हैं। तो ये जो दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम्स हैं, एक डिप्रेशन और एक जो है मैनिया जिसमें बहुत एनर्जी होती है और बहुत हाई स्ट्रंग होते हैं, ये इसके दरमियान भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम में कई दफ़ा इतना हाइपोमैनिया होता है, यानी थोड़ा थोड़ा मैनिक फेज होता है, ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी फील कर रहे होते हैं और ज़रा से लोगों के ऊपर एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से ये इनका रवैया तेज़ होता है। तो ये बाइपोलैरिटी की जो बात है, ये भी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं उनके ऊपर नीचे होने से होता है, और इसके लिए मदद जो है साइकियाट्रिस्ट से, जो माहिर नफ्सियात होते हैं, डॉक्टर, उनसे भी हासिल की जा सकती है और उनसे इलाज भी कराया जा सकता है। ये एक प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे जिस्म के अज़ा जो हैं उनकी बीमारियां होती हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसमें शरियानें तंग होने लग जाती हैं, जैसे कोई डायबिटीज़ है, ज़ियाबीतस है, इस तरह के डिसऑर्डर हैं। इस तरह जहनी स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, ये भी जो हैं सोच के और मूड के डिसऑर्डर्स हैं, मिजाज के डिसऑर्डर्स हैं, और इनका इलाज भी हो सकता है। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं, माहिर नफ्सियात जो हैं, एक साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अब साइकोलॉजी के अंदर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर्स किया होता है या कोई डिग्री ली होती है, और उनकी साइकोथेरेपी में और थेराप्यूटिक जो गुफ्तगू के ज़रिए और मुख्तलिफ जो वो टेस्ट्स रन करते हैं और अप्लाई करते हैं, और उनको वो भी मदद कर सकते हैं, और उनकी मदद ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और साइकोथेरेपी जो है वो एक बहुत ही फ़ाल मौसर रोल प्ले कर सकती है मरीज़ के लिए भी और उसकी फैमिली की ज़िंदगी में, क्योंकि मरीज़ तन्हा नहीं होता, जिसको ये बीमारी होती है वो तन्हा नहीं होता। पहले तो मदद ज़रूर हासिल करनी चाहिए, अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करना चाहिए, और छुपाना नहीं चाहिए कि जब हम कालीन के नीचे डस्ट को लेके जाते हैं, गर्द गुबार को और गंद को लेके जाते हैं, तो छुप नहीं जाता, वो उसके नीचे रॉट करता रहता है, पकता रहता है। इसलिए हमें कोई भी आर्जा हो, कोई भी दुश्वारी हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, उसको ऑर्डर में लाने में, तंजीम में लाने के, सही रास्ते पे लाने में हमें जो है सही एक्सपर्ट से राब्ता ज़रूर कायम करना चाहिए, ताकि फैमिली को
फ्रेंड्स को, वो उसके साथ कैसा मौसर बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं, वो मदद उसकी कर सकें। मदद हमेशा होती है, आपके करीब ही होती है। और कई दफ़ा पेशेंट इस हालत में नहीं होता कि वो सही फ़ैसले कर सके, वो अपने एक ज़हनी हिजान की कैफियत में होता है, वो सही फ़ैसले नहीं कर सकता। तो फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं, दे कैन टेक केयर एंड दे कैन लीड हिम टू अ डॉक्टर और ए साइकियाट्रिस्ट और ए साइकोलॉजिस्ट। तो दी हेल्प इज़ देयर। एंड बाइपोलर जो जिनको डिसऑर्डर होता है, ये बड़े गिफ्टेड लोग होते हैं, ये आम लोग नहीं होते। और ये जो बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े जो करू लोग होते हैं, जो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करके दिखाते हैं, कई दफ़ा उनको भी ये प्रॉब्लम होती है बाइपोलैरिटी की। और अगर उसको सही तरह से मैनेज कर लिया जाए, वो बड़े रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स हो सकते हैं, जिसमें उनकी अपनी जान को कई दफ़ा ख़तरा हो सकता है। जो मामलात बिगड़े हुए हैं, उन मामलात को दुरुस्त किया जा सकता है, मगर उनको मदद की ज़रूरत होती है। और मदद हासिल करना कोई इंसान की कमी नहीं होती, ये उसमें कोई जो है उसमें कोई वीकनेस नहीं होती, बल्कि मदद हासिल करना जो है ये बज़ात ख़ुद स्ट्रेंथ की निशानी है। और ये बड़ी हिम्मत की निशानी है कि आप पहले तस्लीम करें, माने, और अगर कोई पेशेंट खुद नहीं कर सकता तो हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन गेट दिस हेल्प। दिस वाज फ़हीम शेख जिन्होंने ये सवाल पूछा था पिछले हफ्ते, उनका मैंने जवाब दिया। और अब प्रोग्राम के अख्ताम पे शाह फैसल जो हैं वो कहते हैं, सलाम, आई एम शाह फैसल फ्रॉम, ये जगह नहीं बताई, टेकिंग पिल्स Praz 0.5 milligram and I'm taking from 7 years. I want to leave this and kindly ask Dr. साहब how to leave this. ये जिस मेडिसिन की बात कर रहे हैं इसको एंग्जियोलिटिक्स कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा किसी को जो है परेशानी लाक हो, दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा हो, पसीने आ रहे हों और हमें जो है एक बेकली लगी हो और पैल्पिटेशन हो रही हो, दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा हो और हमें महसूस हो रहा हो कि हमारे सीने में दिल धड़क रहा है, तो ये जब इस किस्म की एंग्जाइटी की फीलिंग होती है तो हम कोई भी काम मौसर तौर पे, सही तौर पे कर नहीं पाते, हम एक जगह फोकस नहीं कर सकते, हम अपना पूरा जो है मरकूज़, अपनी जितनी भी सलाहियतें हैं वो एक जगह नहीं कर सकते, जिसके लिए हमें कई दफ़ा हम ये महसूस करते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो शॉर्ट टर्म उसका हल, एंग्जाइटी का हल ये दिया जाता है। हत्ता कि लोगों को नींद नहीं आती, डीप स्लीप नहीं आती, तो लोग जो हैं वो स्लीपिंग पिल्स या एंग्जियोलिटिक्स या बेंजोडाइज़ेपिन क्लास जो ये यूज़ कर रहे हैं, जिस किस्म की बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की गोलियां, और शॉर्ट एक्टिंग, कुछ मीडियम एक्टिंग होती हैं, शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। तो ये जो शॉर्ट एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स, कई दफ़ा हम वो जब इस्तेमाल करते रहते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड तो हमारे थोड़े सिम्टम्स तो शुरू में कम होते हैं, मगर बाद में हमें उनकी मिकदार जो है टॉलरेंस की वजह से ज़्यादा चाहिए होती है। तो जो उसके अच्छे असरात हम पे शुरू में मुरतब होते हैं वो बाद में होना बंद हो जाते हैं और हमें उसकी मिकदार बढ़ाते जाना पड़ता है। तो बेंजोडाइज़ेपिन की एडिक्शन हो जाती है, हमें फ़ायदा नहीं होता, फिर हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा जहन जो है वो ग्रॉगी हो जाता है, उतने अच्छे क्विक डिसीजंस नहीं होते और हमारी मिकदार बढ़ती जाती है एंड वी बिकम एडिक्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस हो जाती है, इल्लत हो जाती है। एंड दिस स्पाइरल, ये जो एक साइकिल है, जो घन चक्कर है, उसमें हम नीचे चलते जाते हैं गिरदाब में। तो इससे निकलने के लिए जहाँ पे आपको डॉक्टर जो हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनकी मदद की ज़रूरत होती है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप वीन ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह स्टीरॉइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह से और दवाइयाँ कुछ ऐसी यूज़ की जाती हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता आप हटा सकते हैं। और इसको हटाने में एक चीज़ ये है कि जब आप लॉन्ग स्टैंडिंग शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ करते हैं जो कि हाईली एडिक्टिव हैं, जिनके ऊपर आपकी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल शराब की तरह भी आप कह सकते हैं कि इतनी इनकी एडिक्शन पावर जो है, दीज पिल्स, दीज कलरफुल पिल्स दैट वी यूज़, इनको आप जब इनसे वीन ऑफ होता है तो यू हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट, यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, दे कैन हेल्प यू, बिकॉज इनको ख़ुद से छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि वो फिर आपको लॉन्ग एक्टिंग
बेंजोडाइज़ेपिन जो लंबे अरसा 24 घंटे जिनका असर रहता है उन पर डालते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको टैपर ऑफ करते हैं, उनको कम करते हैं और इस तरह ओवर फ्यू मंथ्स आप इनसे छोड़ सकते हैं ताकि ऐसे फिज़िकल डिबिलिटेटिंग सिम्टम्स ना हो कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाए, क्योंकि इनसे आप ज़ाहिर है कुछ फ़ायदा भी ले रहे होते हैं मगर डिपेंडेंस की वजह से उनका नुकसान भी होने लग जाता है। तो शाह फैसल, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि पहले आपका सवाल करने का बहुत शुक्रिया, और अगर ये आपको इनकी 7 साल में लत लग गई है तो आप इनसे जान छुड़ा भी सकते हैं, मगर जहाँ पे किसी चीज़ में 7 साल लगे हैं तो फिर 7 महीने, 6 महीने, 5, 4, 3 महीने, कुछ अर्सा भी लगेगा। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी और उन मुहर्रिकात और वजूहात को भी ढूंढना पड़ेगा जिनकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपकी स्लीपिंग, वेकिंग, जागने, सोने के मामलात जो हैं उनके ऊपर भी आपको काउंसलिंग चाहिए होगी किसी साइकोथेरेपिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से, कि आखिर ये मामला क्या था, ये मुहिम्मा क्या था, इसकी वजह क्या थी और अब आप इसको सही कैसे करें। तो एक काम जो बिगड़ता है उसको सही करने में हमें ज़रूरत होती है मुआवनत की और गाइडेंस की, और जो काम बिगड़ सकता है उसको संवारा भी जा सकता है। इसके साथ ही जनाब आज के प्रोग्राम में आपकी शिरकत का, आपका टाइम देने का, आपका हमारे साथ वक्त गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए कि इसी प्रोग्राम के साथ, नाम है जिसका वॉक यू टॉक, हर मंडे को विलिंग वेज फेसबुक पेज पे मुख्तलिफ फोरम, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम एक डाइवर्स गुफ्तगू करते हैं और कोशिशें करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ ला सकें, और आपको बताते हुए जब अपनी ही अल्फाज की गूंज बाज़ गश्त हमारे अपने कानों में जाती है तो हमारी ज़िंदगियों में भी फ़ायदा आता है। सो इट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जल्दी, और न मिस कीजिएगा कोई भी विलिंग वेज फेसबुक का प्रोग्राम जो कि 5 बजे हम आपके लिए मुख्तलिफ काउंसलर्स, मुख्तलिफ जो हैं साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर सदाकत अली फ्राइडे के प्रोग्राम में यू आस्क्ड फॉर इट 5 बजे से 6:30 के दरमियान आपके साथ होते हैं। दुआ में हमें याद रखिएगा, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इट्स अ रेनी सीजन इन लाहौर, एंड आई होप दैट थ्रू आउट पाकिस्तान द विंटर्स विल बी very pleasant for you. Take good care of yourself until we see each other next time. Allah Hafiz.